हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IQ ज्ञान में। तो आज हम 23 जून का हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे हम 23 जून। तो इसमें एडिटोरियल्स और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा, जो भी नोट्स आपको उससे रिलेटेड चाहिए होगा, वो सब कुछ हमने इस वीडियो में डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जरूर आप अंतिम तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको तो और वीडियो की नोटिफिकेशन हमारी आएगी। और जो बाकी जो वीडियोज हमारा जो इकोनॉमिक्स पे है और बाकी टॉपिक्स पे है, उसको आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट सेक्शन एक होता है हमारे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और डेफिनेटली वो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला जो न्यूज है, गुपकार अलायंस लीडर्स डिसाइड टू अटेंड मीटिंग विद मोदी। तो फर्स्ट पेज पे ये आर्टिकल है आपका। इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप न्यूज में शायद देखा होगा, यूनियन होम सेक्रेटरी ने इनवाइट किया है पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू कश्मीर की, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको एक बातचीत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो 2019 में जो स्पेशल स्टेटस हट गया था जम्मू कश्मीर का और आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया था, उसके बाद एक तरह से कहा जा रहा है पहली मीटिंग, एक हाई लेवल मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर के और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो रही है। इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट इसका है, देखने की बात होगी इसका आउटकम क्या है। एजेंडा अभी तक शायद डिस्क्लोज नहीं किया गया कि क्या मीटिंग का एजेंडा है, बट देखने वाली बात है। डिलिमिटेशन को लेकर भी बातें की जा रही है। डिलिमिटेशन के रिलेटेड भी इसमें बातें हो सकती है और बाकी कुछ बातें भी हो सकती है। इसके लिए एक गुपकार अलायंस जो यहाँ पर एक टर्म है, गुपकार अलायंस जो है, ये क्या है, इसका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। ये गुपकार जो नाम आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ के रेसिडेंस जो है, गुपकार रेसिडेंस, उसके नाम पर पड़ा है, उस जहाँ पर इनकी मीटिंग अक्सर होती है। तो ये जो है बेसिकली इनका जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जम्मू कश्मीर की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, CPIM के लीडर्स भी हैं, तो इनका एक तरह से CPIM, PDP, नेशनल अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, ये सारी पार्टी का एक तरह से एक अलायंस हो गया है। तो उसी को गुपकार अलायंस कहा जा रहा है। इन्होंने डिस्कस किया कि हम मीटिंग अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे और कौन इसमें लीडर होंगे, कौन बातचीत के लिए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर की पूरी तरह समझना आपको इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 2019 के बाद इस पे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इस पे अभी भी इवोल्यूशन काफ़ी हो रहा है। अभी जैसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है इसको, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और आगे भी गवर्नमेंट का प्लान है कि इसको स्टेट में रिकन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको पूरा जानने के लिए आपका हमारा वीडियो है कुछ, जम्मू कश्मीर जो बिल पास हुआ था जिसको कि है ना, इसको स्टेट से हटा करके 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, इसका एक वीडियो है जिसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, ये दोनों जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जिसको कि एबॉलिश कर दिया गया इसी समय में, जब नया यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये 2 आर्टिकल्स क्या थे, क्यों इसका बेसिकली इसको हटाया गया, उसका हम क्रिटिकल एनालिसिस पूरा डिटेल में किया है। तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, आपको जो जम्मू कश्मीर का ऐसे हिस्ट्री और जो बेसिक है आपका वो समझ में आ जाएगा कि क्या ये स्टेट है। इसके अलावा हिस्ट्री में तो आपने पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन कैसे हुआ था इंडिया के पास। उस समय का महाराजा हरी सिंह ने एक साइन किया था गवर्नमेंट के साथ। तो ये सारा कुछ तो आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा। अभी के समय में संविधान में हमारे लिए क्या प्रोविजंस था उसके लिए, और उसमें अभी क्या किया गया चेंजेस 2019 में, उसको आप समझने के लिए इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो अब एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो एडिटोरियल जो पहला आपका, काउंटरिंग ए पॉलिटिकल एक्ट दैट हैज अ लीगल गार्ड। तो ये जो है सिटीजन को लेकर के है। सिटीजन का हम बहुत बड़ा आर्टिकल देख चुके हैं। इनफैक्ट UAPA और सिटीजन, ये 2 कानून जो है, इसके लिए काफ़ी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा है कि इसका मिसयूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। UAPA का हमारा अलग से वीडियो भी है, डिटेल वीडियो, जिसमें हम UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसको हमने डील किया है, जिसमें किसी को भी आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हमने डील किया है। सिटीजन को भी हम डील करेंगे जल्दी नए वीडियो बना करके। तो सिटीजन का ही यहाँ पे एक एनालिसिस यहाँ पे किया गया है। पहले भी हमने ऐसा एनालिसिस देखा है पुराने आर्टिकल्स में। तो इसमें जो है केस क्या है, किस बेसिस पे किया गया, तो एक सुल्ताना जो आपका फिल्म मेकर, आयशा सुल्ताना, लक्षद्वीप की फिल्म मेकर, जिनको कि बुक किया गया था सिटीजन चार्जेस के अगेंस्ट में, उनके लिए FIR की गई थी। बाद में उनको बेल मिल गया केरला हाई कोर्ट से, इंटरिम बेल उनको मिला है जून 17 को। और इन्होंने माफी भी मांगी अपने वक्तव्य को लेकर। उन्होंने बेसिकली एक बायो वेपन का जिक्र किया था एक इंटरव्यू में। हाँ, ये आपका है वर्ड बायो वेपन इन द टेलीविजन डिस्कशन में उन्होंने यूज किया था कि लक्षद्वीप में जो स्प्रेड हुआ है कोविड-19 का, जो पहले 2020 में अगर हम देखा जाए तो 2020 में लक्षद्वीप में कोविड के HP केसेस नहीं थे, जो फर्स्ट वेव एक तरह से कहा जाए। लेकिन 2021 में काफी केसेस बढ़े हैं, तो इसको एक तरह से टेलीविजन डिस्कशन में इन्होंने बायो वेपन
कहा कि गवर्नमेंट जो है बायो वेपन की तरह यूज कर रही है इसको। इसके लिए इसके अगेंस्ट में इनके अगेंस्ट में बीजेपी के लीडर के कंप्लेंट पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी सीडिशन चार्जेस के एक्ट के अंदर में, कानून के अंदर में। बाद में इन्होंने माफी मांगी है। तो इस पे इन्होंने ना सीडिशन को एक्सप्लेन किया है इस राइटर ने, और क्यों ये आर्टिकल सही नहीं है, ये जो धारा है जो सीडिशन की, ये सही नहीं है। तो ऑफेंस ऑफ सीडिशन अंडर ये आपका सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी के अंदर में आता है। 1870 में ब्रिटिश सरकार के समय में ही इसको डाला गया था, और अभी तक वही चल रहा है। इसीलिए बार बार और भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये कॉलोनियल लीजेसी को हमें हटा देना चाहिए। तो इसका जो एक इसीलिए इसको भी क्रिटिसाइज किया था, कॉलोनियल लीजेसी है, इसको हमें हटा देना चाहिए। कानून उस समय जो है ब्रिटिश सरकार ने इंडियन जो लोग थे, फ्रीडम मूवमेंट जो था, उसको दबाने के लिए यूज किया था। यहाँ पर महात्मा गांधी का जिक्र किया गया। 1922 के ट्रायल में इनको भी सीडिशन चार्जेस के अगेंस्ट बुक किया गया था, चार्ज किया गया था। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था प्रोविजन परहैप्स प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी डिजाइन टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ सिटीजन। तो उन्होंने कहा था जो जितने भी आईपीसी सेक्शंस है जो सप्रेस करने के लिए सिटीजन्स की लिबर्टी को बनाए गए हैं ब्रिटिश सरकार ने, उसमें से सबसे ज्यादा प्रिंस एक तरह से मतलब सबसे बड़ा कानून है। और 2 पॉइंट इन्होंने कहा। एक तो कहा कि ना एडमिटेड चार्ज इन्होंने एडमिट किया, दूसरा इन्होंने कहा कि जस्टिफाइड हिज एक्ट, जो उन्होंने किया जिसके कारण इनको ना इसमें बुक किया गया, सेड दैट इट वाज ड्यूटी टू डू सो एज इट इज अ सिन टू हैव अफेक्शन फॉर द सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। तो एक सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट के साथ अफेक्शन करना है ना, वो एक पाप होगा मेरे लिए, तो ये करना मेरा कर्तव्य था और सही था मेरे लिए। अफेक्शन कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड रेगुलेटेड बाय लॉ। इन्होंने कहा कि अफेक्शन में किसी सरकार के साथ सिटीजन का जुड़ाव हो, वो उसे लाइक करे, ये जरूर ये आप कानून के थ्रू आप नहीं कर सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये अपने आप आएगा सिटीजन में। वन शुड बी फ्री टू गिव द फुलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिससेटिस्फैक्शन। तो किसी को डिससेटिस्फैक्शन है सरकार के साथ, किसी आर्टिकल में, किसी पॉलिसी के साथ, तो उसको फ्री होना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, जब तक कि वो वायलेंस उससे ना हो। मतलब कि जैसे आपने कुछ लेख लिखा, कुछ आपने आर्टिकल लिखा, जर्नलिस्ट ने किसी भी कहा आपने, तो अगर वो वायलेंस इंसाइट नहीं कर रहा, वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, तब तक वो, और सरकार के अगेंस्ट भी है, तब तक वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आदमी फ्री होना चाहिए। तो ये गांधी जी ने उस समय कहा था। तो इसी को यहाँ पे कोट किया गया कि जब तक आप वायलेंस जो मेन इंग्रेडिएंट है सिटीजन के अगेंस्ट में, सिटीजन आप तभी लगाइए, सरकार तभी उस कानून को इन्वोक करे, तभी उस कानून को किसी के अगेंस्ट चार्ज करे, जब तक कि जब वो वायलेंस क्रिएट करे तब। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है आपका केदारनाथ सिंह 1962 का संविधान सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, उन्होंने भी कहा था कि इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, मतलब वायलेंस क्रिएट करना ही मेन एम अगर है, को करता है, तभी आप उसको सिटीजन के में बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए। तो विनोद दुआ केस अभी हम थोड़ा दिन पहले भी डिस्कस किया था, इनको बरी कर दिया गया, इनके अगेंस्ट सिटीजन के चार्जेस लगाए गए थे सरकार के द्वारा, इनको सुप्रीम कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, इसी केस को कोट करते हुए अपने जजमेंट में। इसका हमारा प्रीवियस वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, हमने डिस्कस किया था डिटेल में। इसके अलावा एक और जो बात है, ये तो एक केस हमने देखा कि मिक्स एडिशन क्यों नहीं होना चाहिए, मिक्स एडिशन में क्या खामियां एक तरह से है। दूसरा, अगर एनसीआरबी का डेटा हम देखें 2016 से 19 के बीच में, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है, इसमें बेसिकली एक तरह से क्राइम रिकॉर्ड आप समझ सकते हैं, क्राइम्स का रिकॉर्ड जो ग्लोबली नेशनली ऑल ओवर द इंडिया, उसका रिकॉर्ड किया जाता है अलग अलग कि किस रेप का कितना हुआ, आपका वायलेंस का कितना केसेज में, किस सेडेशन में कितना हुआ, सुसाइड में कितना केसेज है। तो वो बेसिकली एक स्टेट वाइज, लोकल वाइज सारा कुछ एक डेटा कैप्चर किया जाता था ताकि पॉलिसी डिसीजन में गवर्नमेंट को आसानी हो। तो इन्होंने 2016 से 19 के बीच में इनका डेटा बताता है कि 160% इंक्रीज हुआ सिटीजन चार्ज केसेस रजिस्टर में, जितने केसेस रजिस्टर्ड हुए सिटीजन के पहले, उससे 160% जो है केसेज इस पीरियड में ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए सिटीजन के चार्जेज में, लोगों को बुक किया गया। लेकिन कन्विक्शन रेट अगर देखा जाए इसी चीज को इस पीरियड में, 33% से घट करके 3% हो गया। इससे क्या दिखाता है कि आपने फॉल्सली जो है उनको बुक किया, क्योंकि अगर सही तरीके से सही चार्जशीट होती तो उसको कन्विक्शन होना ज्यादा चांसेस था। किसी को आप सही अगर केसेस में फाइल करेंगे तो उसको कन्विक्शन, कोर्ट जो करता है कन्विक्शन, वो ज्यादा हाई होता है। इसमें कन्विक्शन क्योंकि कम हो गया, इसका मतलब आपने फॉल्सली, सरकार ने उसको किसी आदमी को जानबूझ करके उसको बुक कर दिया, सिटीजन चार्जेस उसके अगेंस्ट लगा दिए। तो लिटिगेशन इज नॉट मियरली मींस फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस अंडर पॉलिटिकल सेक्शंस। पॉलिटिकल सेक्शंस पॉलिटिकली गवर्नमेंट ने इसको यूज किया, दे नीड टू बी, तो इसको ऐसे चीजों को, ऐसे पॉलिटिकल एक्ट को हमें पॉलिटिकली ही इसको डील करना चाहिए।
हम जुडिशरी के थ्रू, लिटिगेशन के थ्रू इसको डील नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जैसे इन्होंने बताया इन आयशा सुल्ताना केस में, सी कुड हैव असर्टेड द वर्ड्स ही यूज्ड वर करेक्ट एंड प्रॉपर, इनको बोलना चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए। एज इमीडिएटली कैपेबल ऑफ एक्सपोजिंग द रिजाइम्स अनप्रिंसिपल अप्रोच इन लक्षद्वीप। तो एक इमेजनरी उन्होंने बोला कि कहा कि आपको बताना चाहिए था कि इमेजनरी हमने इस टर्म को यूज किया है, गलत नहीं है टर्म। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा। उसके अलावा फिर ये हिस्ट्री की बात की उन्होंने की है। हिस्ट्री में से बाल गंगाधर तिलक को भी है ना, केसरी में उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा था, जिसके कारण तो कैसे उस समय भी, ब्रिटिश सरकार के समय में भी, इस आर्टिकल को जब भी यूज किया गया तो उसको वायलेंस से लिंक करके ही यूज किया गया। जब सरकार ने, जब भी वहां पे ब्रिटिश सरकार ने लगाया इस किसी के अगेंस्ट में, फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट में, तो उसको यही कह के लगाया इस चार्जेस को कि भाई इस आपके इस एक्सप्रेशन के कारण या आपके इस लेख के कारण जो है वायलेंस हुआ है, कुछ मर्डर हो गया, कुछ हो गया। तो उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि बाल गंगाधर तिलक का 1897 में उनको बुक किया गया था, क्योंकि केसरी में इन्होंने जो लेख लिखा था उससे सरकार का कहना था कि इसके वायलेंस के कारण 2 ब्रिटिश ऑफिसर की जान चली गई, उनकी है ना मृत्यु हो गई। इसके अलावा 1908 में फिर से इनको ट्राई किया गया था सीरियस आर्टिकल, और उनको उसको कनेक्ट किया गया था इस आर्टिकल को सर्टेन इंस्टेंसेज ऑफ सोशल डिसऑर्डर। तो कुछ डिसऑर्डर हुआ, उससे कनेक्ट किया गया कि आपके इस लेख के कारण ही जो है ये डिसऑर्डर हुआ। तो उस समय में भी ये चीजें देखी गई सरकार के द्वारा। केदारनाथ सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केदारनाथ एक फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे, उन्होंने अपना बिलीफ इन रिवोल्यूशन एक एक्सप्रेस किया था कि इन द फ्लेम्स ऑफ विच द कैपिटलिस्ट जमींदार एंड द कांग्रेस और लीडर्स ऑफ इंडिया विल बी रिड्यूस्ड टू एसेस। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कमेंट कितना भी स्ट्रांगली हो, कितना भी आप स्ट्रांगली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, लेकिन अगर वो वायलेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं क्रिएट कर रहा है, मर्डर कुछ नहीं हो रहा है, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं हो रहा है, तो वो सिटीजन नहीं कहलाएगा। बलवंत सिंह केस में भी ऐसा ही इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन 2014 के बाद जैसे देखा गया, इसमें 2016 से 19 के पीरियड को देखा गया, इसमें बहुत ज्यादा इसका मिसयूज किया गया है। इसके कारण क्या, चिलिंग इफेक्ट ऑन पीपल्स मूवमेंट। तो लोग जो अगर मूवमेंट कुछ करते हैं, अगर गवर्नमेंट के एक्ट के अगेंस्ट में, पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसमें लोग दबाने की कोशिश सरकार एक कर रही है, क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ फियर लोगों के बीच में। तो देयरफॉर इसमें सजेशन यहाँ पे दिया गया कि क्या करने की जरूरत है। तो जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को सुओ मोटो, मतलब अपने आप ही ऐसे एफआईआर या ऐसे जो केसेज है इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए अपने पास में, और स्टेट को वेस्ट तो सप्रेस इतना, और वो प्रोसीडिंग सुमोटेड करानी चाहिए, और इस ऐसे केसेस को रोकने का काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। जुडिशियल एक्टिविज्म, इसके ऊपर भी हमारा अलग से वीडियो है, जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर में डिटेल में बताया है जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिस्ट्रेन क्या होता है, जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। ये सारे टर्म्स बहुत बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसका अलग से वीडियो है, कुछ हमने अपलोड कर दिया है, कुछ हम अपलोड करने वाले हैं। तो हमारा प्लेलिस्ट जो है इंडियन जुडिशियल सिस्टम, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है सीडीएसएन को लेकर के मोटा मोटी सीडीएसएन का आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ, उस समय कैसे यूज था, और कैसे इसको मिसयूज किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट का आप यहाँ पर केदारनाथ सिंह जो है, जब भी आपका आंसर आए इसमें, तो केदारनाथ सिंह केसेस का आप जरूर उसमें उल्लेख करें अपने आंसर में। दूसरा जो आपका एडिटोरियल है, द पिक्चर इज क्लियर, इट इज टॉप डाउन मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये जो है इन्होंने सर्वे का बताया है, सर्वे इन्होंने किया इंग्लिश स्पीकिंग लोगों में इंडिया में। तो देखा गया कि जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो लोग है ना ट्रस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन पे, वो गवर्नमेंट, पॉलिटिकल और पॉलिटिकल पार्टीज का इंफॉर्मेशन जो आ रहा है उसको सबसे ज्यादा वो कंसर्न है, लोग उसको ज्यादा सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो फेक न्यूज या जो भी मान लीजिए व्हाट्सएप पे, ऐसे ट्विटर पे, ऐसे जनरल लोग अगर कर रहे हैं, तो उस पर ज्यादा लोगों का ट्रस्ट नहीं है, उससे ज्यादा लोग क्या नाम है उसको बिलीव नहीं करते हैं। लोग जो बिलीव करते हैं वैसे न्यूज को जो कि गवर्नमेंट या पॉलिटिकल अथॉरिटी के थ्रू आ रहा है। 23% लोगों ने ऐसा कहा इस सर्वे में। और बाकी चीजें जैसे ओनली 9% ऑफ आवर इंडियन सर्वे रेस्पोंडेंट आइडेंटिफाई एक्टिविस्ट ग्रुप एज द मोस्ट कंसर्निंग सोर्स ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो एक्टिविस्ट ग्रुप्स की, जैसे सरकार बात करती है, एक्टिविस्ट ग्रुप जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, उसके कारण लोग बरगला रहे हैं, लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं। तो ये गलत है। सर्वे में देखा गया कि सिर्फ 9% लोग ऐसी चीज सोर्सेस को बिलीव करते हैं। 23% लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के थ्रू आता है उसको बिलीव करते हैं ज्यादातर, यानी गवर्नमेंट पे उनका ज्यादा ऑथेंटिसिटी है। जैसे मैंने कहा, ये सर्वे जो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग इंटरनेट यूजर के बीच में किया गया, एक छोटा कम्युनिटी है इंडिया की बात की जाए, लेकिन तब भी जो है प्रोवाइड इंसाइट इनटू इंफोडेमिक पेंडेमिक, जैसे कि गलत इन्फॉर्मेशन का एक बताता है कि कहाँ से लोगों को मिल रहा है। इमेंस वेब ऑफ ह्यूमन दैट अनफॉर्चुनेटली आल्सो इंक्लूड्स सम फॉल्स एंड मिसलीडिंग मटेरियल्स, रूमर्स एक्सेट्रा। तो पिक्चर क्लियर है कि मेनी इंडियंस थिंक दैट मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेंडेमिक ऑफन कम्स फ्रॉम द टॉप।
तो लोगों को, ज़्यादातर लोगों को 23% लोगों को लगता है कि भाई जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया कोविड के समय, पैंडेमिक के समय, वो ज़्यादातर टॉप यानी कि गवर्नमेंट और एक अथॉरिटी की तरफ से आया था, जिसको उन्होंने बिलीव किया। ऐसे नेटवर्क से या पीयर ग्रुप से या जर्नलिस्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आया उसको उन्होंने बिलीव नहीं करते हैं लोग। ठीक है, तो एक यहाँ पे जैसे कोविड डेथ टोल की बात की गई, लोगों ने जो सरकार ने कहा कि कम डेथ है, बाकी मीडिया में ज़्यादा डेथ दिखाया गया, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा और हम देखें तो समटाइम प्रोमोटेड सपोज कोरोना वायरस रेमेडी विथ नो साइंटिफिक बायस, तो बहुत सारे लोगों ने वर्ल्ड ओवर में, बाहर के लोगों देशों में भी और यहाँ पे भी इंडिया ने भी, जो एक अनसाइंटिफिक बेसिस पर कोरोना की रेमेडी लोगों ने प्रिस्क्राइब की। इंडिया की अगर बात करें तो कोविडीन की बात की गई, एक जो आपका कोरोनिल किट है उसको प्रमोट किया गया, और भी कुछ कुछ जो है प्रमोट किया गया, पापा जैसे हमने सुना था। ये सब चीज़ें जो है सही नहीं है। फार फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक इज व्हेन पीपल इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जो लोग अथॉरिटी में है, जो सीनियर लेवल पे एमपी हो गए, एमएलए हो गए, जो गवर्नमेंट खुद हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, अगर वैसे लोग अगर ऐसा प्रमोट करते हैं विदाउट साइंटिफिक बायस, तो वो जो है एक गलत संदेश लोगों के बीच में जाता है और मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलाने का चांसेज है इस सर्वे के हिसाब से। कोरोनिल किट की जैसे हमने बात की, तो ये बेसिकली पूरे आर्टिकल का कहना है कि हमें जो मिस इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आए, वो जो है एक साइंटिफिक बायस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और फिर उसको लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं कंपेयर टू बाकी जो अगर आप इन्फॉर्मेशन चल रहा है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो ये आपका एक मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फेक न्यूज़ जो है बहुत बार पूछा जाता है, इसमें आप इस सर्वे को भी कोट कर सकते हैं, वो एक ऑथेंटिक सर्वे है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वेलकम स्पाइक, ये जो है वैक्सीनेशन जो कल हमने देखा स्टार्ट हुआ था, सॉरी परसों, जो 21 जून से जो एक नई वैक्सीनेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई, जिसमें कि फ्री वैक्सीनेशन सरकार ने कहा कि हम लगाएंगे 18+ लोगों को। 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, और 25% जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोक्योर कर सकते हैं और उसको वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट जो है +150 MRP और +150 का कॉस्ट जो है आप ले सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इसके बाद जो देखा गया तकरीबन 86 लाख लोगों को एक दिन में पहले दिन 21 जून को वैक्सीनेशन किया गया। एक काफ़ी अच्छा नंबर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है वर्ल्ड ओवर अगर हम बात करें तो। हाँ, ये चीज़ फिर भी अभी मास वैक्सीनेशन के लिए हमें जो और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी तक हम देखा जाए तो 70% पॉपुलेशन जो है जिसको हमने कवर किया अभी तक एक डोज से, और सिर्फ 4% लोग जो हैं भारत में इनको दोनों डोज का वैक्सीन मिला, यानी फुली वैक्सीनेटेड हुए हैं। कंपेयर करें हम बाहर के देशों से, तो यूएसए में तकरीबन 53 लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट कर चुके हैं, और यूके में 64% लोगों को तकरीबन सिंगल डोज से वैक्सीनेशन किया जा चुका है। तो हमें और फास्ट मूव करने की ज़रूरत है थर्ड वेव को देखते हुए भी, और जो म्यूटेशन हो रहा है नया नया वायरस में। तो अगर हम पूरे एडल्ट पॉपुलेशन को हमें वैक्सीनेट कराना है, तो हमें तकरीबन 8 मिलियन 80 लाख से ज़्यादा हर दिन देना पड़ेगा। इसी का अगर हम बात करें तो अगर आज कल के दिन 22 जून को हम बात करें तो सिर्फ है ना, सिर्फ नहीं मतलब फिर भी 50 लाख डोजेस दिए गए हैं। तो और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हमें तक कम से कम 80 लाख डोजेस डेली लगाने होंगे, तब जाके हम पूरे पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे इस साल के अंत तक। ठीक है, तो इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है पहले भी वैक्सीनेट करने का, जैसे पोलियो में हमने मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस को एक एक दिन में वैक्सीनेट किया है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, तो एक वैक्सीनेशन सेशन जितने हो रहे हैं उसको बढ़ाना है, और जितने डोजेज एडमिनिस्टर हम कर रहे हैं उसको और बढ़ाने की जरूरत है। कुछ स्टेट्स ने वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया, मास वैक्सीनेशन ड्राइव भी, और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट अभी स्टार्ट कर चुकी है गवर्नमेंट, तो इससे थ्रू भी ये हेल्प हुआ, इसको हमें जारी रखना चाहिए। तो अभी तक जो है कोविशील्ड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, कुछ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर हम देखें तो कोविशील्ड का ज़्यादा प्रोडक्शन है, ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। तो कोवैक्सीन को भी अगर जैसे बढ़ जाएगा, अगस्त तक कहा जा रहा है कि इसका भी क्वांटिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, तो उसके बाद हम शायद ज़्यादा इसको लोगों को वैक्सीनेशन करा पाए। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो है जब वैक्सीनेशन क्वांटिटी हमें सफिशिएंट हो जाए, तो हमें जो रीथिंक पॉलिसी अभी जो है कि 12 से 16 हफ्ते बाद जो आपको दूसरा डोज लेना है कोविशील्ड का, उसको भी हमें चेंज करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम सारे पॉपुलेशन को दोनों डोज देकर के पूरी तरह से वैक्सीनेट कर सके, और उसको अच्छा तरह से हम प्रोटेक्ट कर सके अपने थर्ड वेव या किसी भी और वायरस स्प्रेड से। तो ये इनका कहना है कि हम क्या क्या इसमें वैक्सीनेशन में और करने की जरूरत है, और केस स्पीड से हमें बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट आपका है पॉलिसी क्रीप। ये जो है अभी ना ई कॉमर्स रूल जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल में कुछ चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है, मॉडिफाई किया उन्होंने बेरली 11 मंथ के बाद ही, 11 मंथ पहले ही इसको नोटिफाई किया गया था पिछले साल, और इसको फिर इसमें अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई है। तो कुछ जो रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं, कुछ कुछ रूल जो इसमें इस रूल है,
ई कॉमर्स के लिए। ये बेसिकली क्या है, ये ई कॉमर्स जो कंपनियां जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जो है, स्नैपडील हो गया, इनको रेगुलेट करने का ये रूल है। पहले ये रेगुलेटेड नहीं था, बाद में इसको रेगुलेट करने के लिए ये रूल बनाया गया कि आपको कुछ कुछ रूल्स नियम फॉलो करने हैं। जैसे कि आपको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो 24/7 जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेट कर सके। अंदर रिक्वायरिंग ई कॉमर्स इंटिटीज ऑफरिंग इंपोर्टेड गुड्स जो इंपोर्ट कर रही है, उनको आपको एक फिल्टर मैकेनिज्म देना होगा कि उसमें दिखे कि ये गुड्स हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है। भाई चाइना से इंपोर्ट, बेसिकली चाइना को लेकर के ये रूल लाया गया था। और लोगों को एक अल्टरनेटिव आपको सजेस्ट करना है जो कि डोमेस्टिक हो। मतलब कि अगर आप एक्स गुड बता रहे हैं, एक्स सामान है, वो मान लीजिए आपने यूएसए से बता रहे हैं आप इम्पोर्टेड है, आपको एक यहीं पर सजेशन देना होगा लोगों को, कंज्यूमर को, कि भाई ये आप खरीद सकते हैं, इसी का अल्टरनेटिव है जो कि इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ये बेसिकली डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करने का एक तरीका है। उसके अलावा अभी जो चेंजेस क्या किए गए हैं, जो हमने न्यूज में था, कल भी हमने कवर किया था, फ्लैश सेल को गवर्नमेंट बैन करने की कोशिश कर रही है। इसको कि इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया, अभी सजेशन मांगा लोगों से, पब्लिक से, और उसके ऊपर सजेशन के बाद जो है इसमें फाइनल चेंजेस किए जाएंगे। तो ये इसको गवर्नमेंट ने कहा कि ये न ब्रीच ऑफ लॉ जैसे बेसिकली आप कर रहे हैं, बैक टू बैक जो है ना सेल्स लाया जा रहा है, उनके पास प्रोडक्ट नहीं होता है सेलर के पास, फिर भी वो फ्लैश सेल लाते हैं, जिसके कारण वो कंज्यूमर को ठगा जा रहा है। कैसे ये सब चीज़ें प्राइसिंग प्रैक्टिसेस जो है वो गलत है। प्रेडेटरी प्राइसिंग आप लेके आ रहे हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, इसका मतलब जो नॉर्मल एक चीज का सामान का दाम होना चाहिए मार्केट में, उससे आप वे कम, बहुत कम जो है दाम में उसको ऑफर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो बाकी जिसके पास, मान लिया आपके पास तो पैसा है, आप उसको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे रिटेलर हैं या जो बाहर के जो ऑफलाइन रिटेलर है, वो हैम्पर हो रहे हैं उससे, क्योंकि वो उतना कम दाम डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते हैं और उनकी माल बिकनी, एक तरह से आप मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है प्रेडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये रेगुलेशन लेके आई थी कि भाई जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उसको आपको मार्केट प्लेस मॉडल की तरह काम करना है। मतलब कि आप सिर्फ एक मार्केट प्लेस, आप एक प्लेटफॉर्म दे दे लोगों को, जो सेलर है वो बेचे, कंज्यूमर जो है वो खरीदे। आपको वहां पे प्राइस मैनिपुलेशन नहीं करना है। और जिसका प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन का प्लेटफॉर्म है, तो आप अपना ही एक की इंटिटी आप वहां पे सेल नहीं कर सकते हैं। आपका किसी भी जितने भी सेलर आपके यहाँ रजिस्टर्ड है, उसमें आपका ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए। वो सेलर इंडिपेंडेंट सेलर होने चाहिए जो अपना सामान बेच रहे हैं। आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। तो ये पूरी पॉलिसी थी मोटा मोटी, कि देखते हुए कि ऑफलाइन रिटेलर हैम्पर ना हो। इसी में थोड़ा चेंजेस किया गया फ्लैश सेल को लेकर के। देखने वाली बात होगी आगे कैसा इसमें गवर्नमेंट इसको चेंज करती है। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल जो है यहाँ पर अपनाया गया है कि जो कंपनी है जिसका प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजन है प्लेटफॉर्म, तो वो उनके पास पैसा है, तो वो ऐसा नहीं हो अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके किसी सेलर को वो बढ़ा रहे हैं और बाकी सेलर को आप पीछे धकेल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी सेलर के थ्रू, मान लीजिए क्लाउडटेल हम देखते हैं, तो उसके थ्रू आप मेजर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बाकी जो सेलर, जो दुकान वाले उसमें बेच रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म पे, अमेजन पे, वो उनका सामान नहीं बिक रहा है, सिर्फ आप ही का सामान बिक रहा है। तो ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। इसके अलावा एक कंसर्न भी यहाँ बताया गया राइटर में, ओवर रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट जो है बहुत बढ़ रहा है, एक अच्छी तरह से ग्रोथ स्टोरी लिख सकता है, और जॉब क्रिएशन भी यहाँ पे काफ़ी है। अगर हम कहें डिलीवरी को लेकर के काफ़ी जॉब क्रिएशन यहाँ पे हुआ है। पेंडेमिक के समय भी यहाँ पे जॉब अच्छी खासी बढ़ी है, तो इसको लेकर के गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट जॉब का एडिटोरियल है पॉलिटिक्स ऑफ एन एरियल स्नेक। तो ये जो है एरियल एक इंसिडेंट हुआ था मई 23 को। क्या हुआ कि एक रैन एयर एयरलाइंस है, उसमें एक ये ब्लॉगर है बेलारस के, उनको वो फ्लाइट में जा रहे थे, आई थिंक कहाँ से जा रहे थे, आई थिंक ग्रीस से जा रहे थे लिथुआनिया। तो बीच में क्योंकि बेलारस को उनकी रिक्वायरमेंट थी, एंटी गवर्नमेंट उन्होंने कुछ ब्लॉग लिखे थे पहले भी और लिख रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो बेलारस ने क्या किया, इस फ्लाइट का इमरजेंसी लैंडिंग करवाया अपने एयरपोर्ट पे, और फिर इनको सर्च करके इनको अरेस्ट किया गया। इसका क्रिटिसिज्म हुआ बहुत जगहों में, यूरोपियन यूनियन ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, इस एक्ट को। यूएसए ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, और बहुत सारे जो है टाई जो है उन्होंने ओवर फ्लाइट बेलारस के साथ एयर फ्लाइट जो है कैंसिल कर दिया बहुत सारे देशों ने। तो यूरोपियन यूनियन स्पेस को आप यूज नहीं कर सकते हैं, यूएस ने भी ऐसा कुछ किया और डिनाउंस इट, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कहा कि आप ICAO जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल जो देखती है सिविल एविएशन को, उससे कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन इस मैटर पे करें। तो ये इंसिडेंट था, जैसे हमने कहा कि इन्होंने हॉक्स बम का कॉल आया कि भाई ना बम है उसमें, तो उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई वहाँ पर। ठीक है, मीन्स की ये एयरपोर्ट है वहाँ का, बेलारस का। इसके पहले भी ऐसा नहीं है, पहला इंसिडेंट है, इसके पहले भी हो चुका है। ईरान ने भी ऐसा कुछ इंसिडेंट किया था 2010 में, इसका डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको। और उसके यूएसए ने भी एक बार है ना
एक इंसिडेंट यहाँ पे किया था 2013 में। जो यूएस एनएसए के जो विसल ब्लोअर थे एडवर्ड स्नोडेन, इनको सर्च करने के फिराक में इनको लगा कि इस प्लेन में ये हो सकते हैं, तो बोलिवियन प्रेसिडेंट का प्लेन इन्होंने रुकवा दिया था, जो कि इम्यूनाइज होता है। किसी प्रेसिडेंट का या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का देखे प्लेन, तो वो आप इम्यूनिटी होती है उसको, आप ऐसे उसको रोक नहीं सकते हैं। इसको भी नाटो ने, वैसे यूएसए ने, जो ऑस्ट्रिया में इसको रोक दिया था। तो ये पहले भी चीजें हो चुकी हैं। तो बात है कि इशू जो क्या है कि यूज ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट टू न्यूट्रलाइज पोटेंशियल थ्रेट्स पोज्ड बाय सिविलियन एयरक्राफ्ट, ये कहाँ तक सही है। तो ये जो है यूएसए में जो अटैक हुआ सितंबर या 2001, जिसमें कि फ्लाइट को सिविलियन एयरक्राफ्ट को यूज किया गया, इसके बाद ये ज़्यादा बढ़ गया एक तरह से। जनरली स्पीकिंग इंटरनेशनल लॉ ग्रांट्स सोवरेनिटी टू नेशंस, जो इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें जो देश हैं उसको एक पावर है पूरी तरह से ओवर एयर स्पेस, जो उनके ऊपर हमारी देश जो हमारा से इंडिया है उसके ऊपर जितने भी एयर स्पेस हो गया, नीचे लैंड बाउंड्री है, ऊपर जो स्पेस है उस पर भी देश का कंट्रोल होता है। जैसे कि टेरिटोरियल वाटर पे कंट्रोल होता है, लैंड पे है, उसी तरह से एयर स्पेस पे भी है। तो कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल आपका जो सिविल एविएशन है, जिसको चिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है 1944, इसमें प्रोहिबिट्स एनी अनलॉफुल इंटरवेंशन अगेंस्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट। सिविलियन एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में आप अनलॉफुल, जैसे यहाँ पे बेलारस में किया गया, उसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 9 जो है वो परमिट करता है सोवरेन स्टेट को कि राइट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस इंक्लूडिंग इन्फोर्स लैंडिंग में, कि जबरदस्ती आप लैंडिंग करा सकते हैं किसी एयरपोर्ट पे अपने देश के अंदर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, कुछ ऐसा सर्कमस्टांस होता है, या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी और इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी। बहुत बार हम देखते हैं पब्लिक सेफ्टी के बेसिस पे बहुत बार होता है कि भाई प्लान में कुछ खराबी आ रही है, तकनीकी दिक्कत आ रही है, या कुछ हाईजैकिंग हो गया, तो उस केसेज में बहुत बार इमरजेंसी लैंडिंग होती है। तो ये एक सजेशन दिया गया, लेकिन बट जो है सोवरेन एयर पे आपका देश का एक तरह से पूरी तरह से कंट्रोल होता है कि किस फ्लाइट को उतारना है, आपको किस फ्लाइट को नहीं उतारना है, वो देश के ऊपर में है। लेकिन इसके अलावा भी जो है सिविलियन एयरक्राफ्ट को है एग्रीमेंट ऑलरेडी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो स्टेट्स है, जिस दो देश के बीच में उड़ रहा है, तो उनको एक दूसरे का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रीडम ऑफ एयर ट्रांजिट, कि हाँ हम आपको अलाउ करेंगे अपना हमारा एयर स्पेस यूज करने के लिए इन रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज को, कि ऐसा नहीं सकता कि बीच रास्ता में आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को रोक दे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आप साइन करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये एयरलाइन जो है हमारा एयर स्पेस यूज कर सकती है, और हमारी एयरलाइन जो है आपका एयर स्पेस यूज करेगी जो शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट है उसके लिए। इमरजेंसी बाकी एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए अलग परमिशन लिया जाता है, वो अलग चीज़ है। प्रिविलेज टू फ्लाई अक्रॉस टेरिटरीज विदाउट लैंडिंग, तो ये प्रिविलेज है कि भाई हमें लैंड कराना नहीं पड़े, आप सर्च नहीं करें, मतलब हमारा ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हो चुका है कि हम आपके एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देखने की बात होगी कि अभी जो इसमें कैसे इसको इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, डिवाइडेड हाउस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी कंसीडर कर सकता है इसको, लेकिन कैन नॉट इन्फोर्स डिसीजन नहीं कर सकता इस चीज़ को। तो एक रास्ता जो बचता है कि आईसीओ जो है इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करे, उसका सही रिजल्ट आए। तो ये पूरा इस एयर स्पेस को लेकर के है, मोटा मोटी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हैं शिकागो कन्वेंशन क्या होता है, और एयर स्पेस जो है, एयर ट्रैफिक जो है वो कैसे कंट्रोल होती है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, कोर्स एंड कन्वर्सेशंस हाउ टू कीप चिल्ड्रन एंगेज्ड। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में आप इसको लिख सकते हैं। तो अभी हम देखें स्कूल क्लोज है, तो बंद है, तो बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, या तो फिर नॉर्मल क्लासेस नहीं चल रही है। तो इसको लेकर के पेरेंट्स को जो है बच्चों को संभाल पाना एक मुश्किल है, और बच्चों के लिए भी एक समय गुजार पाना जो है, लर्निंग उनका एक तरह से स्ट्रिक्ट हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस बहुत लोग जो अडॉप्ट कर पाते हैं, बहुत लोग उसको समझ नहीं पाते ठीक से। तो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, दोनों केसेज में ये देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या इशूज हैं वो उन्होंने डिस्कस किया है। तो छोटे बच्चों का बात करें तो हार्ड टू फोकस, बहुत बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे ऑनलाइन क्लासेज जो हो रही है, स्कूल जो करा रहे हैं। इसके अलावा इंक्लाइन टू अनविंड आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ वर्चुअल लर्निंग अगेन बीइंग ऑन देयर गैजेट्स। तो बहुत बच्चे क्या है कि गैजेट से एक तरह से स्टिक कर गए हैं, और क्योंकि बाहर नहीं आ सकते हैं तो मोबाइल पे ज़्यादा दिन भर लगे रहते हैं। तो पेंडेमिक जब खत्म होता है तो चैलेंज जो होगा, स्क्रीन एडिक्शन हो सकता है बच्चों को, तो इसको छुड़ा पाना, इसको हमें देखने की जरूरत है अभी से। तो ऑनलाइन टाइम उसको हम कम करें बच्चों का, कैसे कर सकते हैं। तो और उसके अलावा क्योंकि बाहर नहीं आ सकते हैं, तो ऑनलाइन इसलिए बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पर लगे हुए हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते, गेम नहीं खेल सकते हैं। तो लोनलीनेस और डिप्रेशन को भी हमें दूर करना है, और ऑनलाइन समय को भी, स्क्रीन टाइम को भी हमें कम करना है। इसके लिए हम पेरेंट्स को काम करने की जरूरत है। इसके अलावा टीचर्स के लिए भी एक ना दिक्कत की बात है कि कैसे वो जो है बच्चों को इंगेज करके रख सके ऑनलाइन क्लासेज में। ऑफलाइन में तो ठीक है वो कर सकते थे, बच्चों पर ध्यान दे सकते थे, बट यहाँ पे कैसे वो करें। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट भी उतना ऐसे तो इफेक्टिव नहीं है।
कि बच्चे भी सही से उसको एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बहुत बार चीटिंग की बात आती है। तो ये सब चीज़ें जो है ऑनलाइन असेसमेंट में, ऑनलाइन क्लासेस में ये दिक्कतें हैं। इसके अलावा टीचर्स को क्या दिक्कत है कि वर्चुअल क्लासेस को प्रिपेयर कर पाना, फिर बच्चों को देना उस फॉर्मेट में, वो उनके लिए नया चैलेंज है, क्योंकि आज तक उन्होंने वर्चुअल क्लासेस की नहीं। टीचर्स के लिए भी चैलेंज है, स्टूडेंट के लिए भी चैलेंज है। इसके अलावा जो बच्चे जो है डिफिकल्टी, जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज है, उनके लिए और नया चैलेंज है कि वो कैसे सीख सकते हैं ऑनलाइन से, ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में तो फिर भी टीचर ध्यान देते हैं, हाँ बच्चे को पता है, उनको इस बच्चे को कुछ डिफिशियंसी है तो उसको अलग से ध्यान दिया जाता है, कुछ अलग समझा सकते हैं आप। बट ऑनलाइन क्लासेज में ये मुश्किल है आपके लिए। डे केयर सेंटर्स नहीं है तो पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को कैसे संभाले। हाई स्कूल्स में भी क्या प्रॉब्लम, हाई स्कूल बच्चों के लिए कि भाई जो है एब्सेंस ऑफ लेबोरेटरी, जो फील्ड विजिट नहीं है, उसके एब्सेंस में उनको पढ़ना पड़ रहा है। कुछ बच्चे तो एंजॉय करें, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि सोशल लाइफ में फिर से इंटर कर पाना। अभी उनकी सोशल लाइफ कट ऑफ हो चुकी है, बट स्टूडेंट से आप मिल नहीं रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो फिर से जब पेंडेमिक खत्म होगा तो सोशल लाइफ में वो कैसे इंटर करेंगे, कैसे उसको देखेंगे, वो एक चैलेंज होगा, देखने वाली बात होगी। इसके अलावा रिच एंड डिवाइड जो इन्होंने बढ़ा दिया है बेसिकली पेंडेमिक का ऑनलाइन क्लासेस के कारण, रिच और पुअर में, कि लेस प्रिविलेज चिल्ड्रन जो है उनके पास ना तो स्मार्टफोन है, ना कंप्यूटर है, ना इंटरनेट एक्सेस है, और स्कूल ड्रॉप आउट भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सारा कुछ ऑनलाइन क्लासेस का कुछ कुछ हमने ऑलरेडी देखा है। एक तो क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये हमने देखा ही पहले भी, और ये नया चीज़ उन्होंने बताई है, नया पर्सपेक्टिव दिया है सोशोलॉजी को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर के। इन चीज़ों को भी आप ऑनलाइन क्लासेस या पेंडेमिक से रिलेटेड जो अगर एक इशू को, जो एजुकेशन की बात की जाए, तो उसमें पेंडेमिक कैसे इफेक्ट किया है, तो इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब करने की क्या ज़रूरत है, तो भाई बच्चों को, इस पेरेंट्स को एक ना इंगेज करने की ज़रूरत है बच्चों को दूसरी चीज़ों में। जैसे कि आप है ना उनको टास्क दे सकते हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, फोकस ऑन बेसिक हाइजीन, ये सब सिखा सकते हैं आप। तो अनेबल टू चिल्ड्रन को देखने की ज़रूरत है कि भाई क्या एंजाइटी, फियर कुछ हो रहा है तो उसको नोट करें और बच्चों के साथ इंगेज हों। तो डिजिटल डिटॉक्स की ज़रूरत है कि हमेशा कंप्यूटर से चिपके ना रहे, डिटॉक्स किया जाए, कुछ समय बाहर खेले, देखे, विथ प्रॉपर आपका जो कोविड प्रोटोकॉल के साथ आप बच्चों को लेके जाएं बाहर। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से लड़ने के लिए। बेसिकली जो है मेंटल जो है अ, बच्चों का जो ये है स्टेट जो है, उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है टैकलिंग द हिंदुत्व बग भी है। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा पॉलिटिकल ज़्यादा है इसमें। तो मुस्लिम और दलित का एक कंपैरिजन किया गया इन्होंने, उसके अलावा कुछ है ना उसमें मुस्लिम्स का राइट्स बताया गया, पॉलिटिकली मुस्लिम क्यों एक्टिव है, कैसे एक्टिव है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये आपका डेटा पॉइंट है जिसमें हम हर दिन जो है हिंदू जो है कुछ डेटा बताता है, इंपॉर्टेंट डेटा। तो ये हमने आज रखा है। इसमें तो कुछ वर्कर्स का जो है इन्होंने सर्वे देखा है, स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क। इसमें जो बहुत सारे वर्कर्स ने जो अपना कंप्लेन दिया था कि बहुत सारे वर्कर को सैलरी नहीं मिली है जो उन्होंने काम किया था पेंडेमिक के पहले। उसके अलावा जो उनका नौकरी चली गई है, काम नहीं है बहुत दिनों से, उसी का दिखाया गया कि कैसे जो है इकोनॉमी ने इफेक्ट किया है वर्किंग क्लास को, और जो लोअर वर्किंग क्लास को अगर कहा जाए तो इतने सारे बच्चों को अफेक्टेड है, परसेंट ऑफ वर्क अफेक्टेड बाय द क्लोजर ऑफ वर्क, तो इतने सारे अफेक्टेड है। आप देखें 90% तकरीबन, नॉट अफेक्टेड बहुत कम है, इरेगुलरली ये अफेक्टेड है आपका, बहुत दिनों से काम बंद है, ये आप देख सकते हैं कितना बढ़ रहा है आपका। बहुत सारे जो वर्कर है उनको जो कोविड के पहले उन्होंने काम किया था उसका भी पेमेंट नहीं मिला है। तो 50% ज़्यादा वर्कर को जो है, और 34% ऑफ वर्कर्स सेड दैट दे हैड नॉट बीन पेड ड्यूज फॉर वर्क बिफोर द लॉकडाउन। तो इनको वेज नहीं मिला है, पेड हो गया इतना, और नॉट पेड देखिए आप यहाँ पे 34% लोगों को है, और पार्सली जिनको कुछ पैसा मिला कुछ नहीं मिला, ये इतने लोग आपके 15%। तो ये भी एक गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि पैसा जो है उनको सही दिया जाए, बहुत लोगों के पास सेविंग नहीं है। पेंडेमिक का कैसे इफेक्ट किया है लोअर वर्किंग क्लास और वर्किंग क्लास को, वो आप इससे डेटा से एनालाइज कर सकते हैं और उसको आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है अफगान वायलेंस एज राइजन, जयशंकर। तो एडिटोरियल दोस्तों खत्म हो गया, उसके बाद के जो पेजेस है उस पर हम जा रहे हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, अगर आप तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दे दें, और दोस्तों के साथ लिंक जो है नीचे आप शेयर बटन दिखेगा, तो आप शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को और आगे बढ़ा कर लेके जाए। तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, जिसको भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव है, वहाँ पे आप इसको जरूर शेयर करें। तो ये अफगानिस्तान को लेकर के है। बेसिकली अफगानिस्तान का हमने कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, एक तो न्यूज़ कल आई थी कि इंडिया ने तालिबान ग्रुप के साथ एक मीटिंग भी की है, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इंडोर्स नहीं किया है। तो यहाँ पे जो कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्पेशल मीटिंग हुआ था ट्यूसडे को कल।
तो इसमें जो ऑलरेडी हम जानते हैं अफगानिस्तान में जो यूएस ने अनाउंस कर चुकी है यूएस कि हम जो है अपना ट्रूप्स जो है उनका आर्मी जो है वो हम धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे। डेडलाइन है हमारा सितंबर 11 तक यूएस अपनी पूरी जो ट्रूप्स है उसको, जो आर्मी है उसको विड्रॉ कर लेगी वहां से। तो ये काफ़ी सालों के बाद ये हम देखने को देख रहे हैं। तो इसके पहले ही, जो अनाउंसमेंट के पहले ही अगर देखा जाए तो तालिबान ने काफ़ी वायलेंस वहाँ पे बढ़ा दिया है। दिन प्रतिदिन जो है हम देखें तो वहाँ पे वायलेंस हो रहे हैं ना, अटैक हो रहा है तालिबान के द्वारा। बहुत सारी अफगान की टेरिटरीज जो है वो तालिबान ने अपने अंदर अपने कब्जे में ले ली है। अलग अलग ग्रुप्स पे ज़्यादा है ना वो इफेक्ट हो रहा है। अलग अलग ग्रुप्स पे देखा जाए तो जैसे रिलीजियस, एथनिक माइनॉरिटीज, गर्ल्स स्टूडेंट, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज, इन पे ज़्यादा तक तालिबान अटैक कर रहा है। तो इसको लेकर के है ना, ओके, अफगानिस्तान जो है इंडिया का भी एक क्लोज बॉर्डर है, और यहाँ अगर अफगानिस्तान में पीस नहीं होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो पूरे पूरे जो एशिया जो है आपका कह सकते हैं अफेक्टेड होगा। तो इनफैक्ट इंडिया भी, क्योंकि तालिबान अगर वहाँ पे कंट्रोल में आता है, ये हमने कल डिस्कस भी किया था डिटेल में कि तालिबान अगर वहाँ कंट्रोल में आता है तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है पाकिस्तान को हो सकता है। और पाकिस्तान इस चीज़ को, तालिबान के फोर्स को यूज करके इंडिया के अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान में पीस रहे और स्टेबिलिटी रहे, वहाँ पर टेररिज्म वहाँ पे पनप नहीं पाए। अगर पनपता है तो इंडिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इंडिया भी काफ़ी अपने स्तर से प्रयास कर रहा है कि तालिबान से भी बात करने की, जैसे हमने देखा, और वहाँ अफगान फोर्सेज में भी स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, इसी को लेकर के था। ना ये सेड दैट इवन अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पे एडमिट थे, उसमें थे। उन्होंने कहा था कि ना विड्रॉवल ऑफ द यूएस नाटो ट्रूप्स इज कम्प्लीटेड एज, जैसे वो कंप्लीट होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड सी, देखेगी कि तालिबान ने अपने प्रोमिस जो उन्होंने किया था वो उससे हट गई है, प्रोमिस को नहीं फॉलो किया। जैसे कि कट टाइज विद इंटरनेशनल टेररिज्म, वो तालिबान ने प्रॉमिस किया था कि हम इंटरनेशनल टेररिज्म से अपना लिंक नहीं रखेंगे, वायलेंस हम कम करेंगे, वर्क टू वार्ड्स टीज फायर। ये चीज़ें हमें अभी भी देखने को मिल रही है कि वायलेंस हो रहा है। तो जब यूएस ट्रूप पूरी तरह से हट जाएगी तो हम देख सकते हैं, देखेंगे हम, इनका डर है कि वो तालिबान फिर से टेररिज्म और तालिबानी जो है वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट अभी पार्ट है ये अफगानिस्तान का। नेक्स्ट जो आपका है 4 थिएटर कमांड्स लाइकली दिस ईयर। तो ये जो सीडीएस है बिपिन रावत, इन्होंने मीटिंग की है और गवर्नमेंट का प्लान है कि थिएटर कमांड बनाने का। तो 4 थिएटर कमांड इस साल के अंत तक आ सकते हैं, खोले जा सकते हैं। थिएटर कमांड क्या होता है भाई? तो थिएटर कमांड जो है बेसिकली ट्राई सर्विस कमांड है एक तरह से। अभी ऐसे अगर आप देखें तो सिंगल सिंगल कमांड होते हैं, आप सुनते होंगे आर्मी का कमांड है ये भाई, नेवी का कमांड है या एयरफोर्स का कमांड है यहाँ पर। तो ये सिंगल सिंगल मतलब कि इसको, ओके, हमारी तीन जो है सर्विसेज अलग अलग है डिफेंस में, ये इसको कंट्रोल करती है। आर्मी कमांड तो आर्मी करेगी, नेवी तो नेवी करेगी, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स करेगी। बहुत बार क्या होता है कि एक ही जगह पर या नियर प्रॉक्सिमिटी में तीनों का कमांड होता है, ऐसा वैसा जगह पर होता है, या दो का एक जगह पर ही आप देख सकते हैं कमांड है, उनका बेस है। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या है? ये जो है बेसिकली एक यूनिफाइड कमांड होगा तीनों सर्विसेज का, तीनों सर्विसेज कंबाइंड एक तरह से कमांड होगा, तीनों के एयर फोर्सेज जो है वहाँ पे स्टेब्लिश रहेगी, एक सिंगल कमांडर होंगे। ये किसी भी सर्विस से हो सकते हैं, बट वो एक अलग हो जाएंगे, मतलब कि सर्विस से नहीं होंगे एक तरह से। फॉर जोग्राफिकल थिएटर्स, वैसे एरिया के लिए जहाँ पर कि सिक्योरिटी कंसर्न, स्ट्रेटेजिक कंसर्न ज़्यादा है, जैसे कि हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, उन एरिया पर। तो जहाँ पे तीनों को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे समुद्र होना चाहिए तभी आप नेवी को करिएगा, उस हिसाब से। ये जो है पहले भी रिफॉर्म्स कमेटी जो बनी थी, मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए अलग कमेटी बनी थी, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीबी सेतकर कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया था, एटलीस्ट 3 जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड हमें बनाने चाहिए। एक नॉर्थ में चाइना बॉर्डर के पास, वेस्ट में पाकिस्तान बॉर्डर के लिए, और साउथ में मेरीटाइम बॉर्डर्स के लिए। हमें इन 3 में मिनिमम जो है 3 थिएटर कमांड की इंडिया को जरूरत है। तो इसमें क्या होता है कि इस कमांडर जो इस फोर्स के होंगे, सिंगल कमांडर इस कमांड के, वो ऑल रिसोर्सेज उनके डिस्पोजल पे होगा, चाहे वो आर्मी का रिसोर्स हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, यानी फोर्सेज हो, एयरक्राफ्ट हो, जो भी उनके डिस्पोजल पे होगा वो जैसा करेंगे वैसा होगा। विथ सीमलेस इफिकेसी बढ़ेगी। अभी इंडिया में बात करें, एक ही कमांड जो है, जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एक ही है, अंडमान एंड निकोबार कमांड। यहाँ पे तीनों सर्विस, ट्राई सर्विस कमांड का एक सिंगल ज्वाइंट जो है कमांड है, इसको हेड किया जाता है तीनों सर्विसेज के द्वारा, लेकिन रोटेशन पे। मतलब अभी आर्मी इसको हेड करेगी, आर्मी के ऑफिसर के हेड कर रहे होंगे, फिर बाद में नेवी के ऑफिसर इसको हेड करेंगे, फिर वो चला जाएगा एयरफोर्स के पास। ऐसा अभी यहाँ पे होता है। तो थिएटर कमांड का मेरिट क्या, फायदा क्या है? तो भाई, तो इसमें एक तो नॉट आंसरेबल टू इंडिविजुअल चीफ सर्विसेज, तो जो सर्विसेज मान ली आर्मी के हो गए, नेवी को, इंडिविजुअल आपको आंसर नहीं करना है। एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के अलग जो सेक्शन होगा सीडीएस के अंदर में, जिसको जो उसको देखेगी, तो एक आपका जो है बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपको आंसर ज़्यादा लोगों को नहीं करना पड़ता, ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा ज्वाइंटलेस के कारण क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज रिसोर्सेज का
जो है कम हो जाएगा यूज, क्योंकि ऐसे हमने कहा कि बहुत जगह तो दोनों फोर्सेज अगर हम देखें तो अलग अलग बगल बगल में ही कमांड उनका है, तो जो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको हम कम कर सकते हैं। उसके अलावा एक सर्विस का रिसोर्स दूसरे सर्विस के भी अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर एक में जो सोर्स है वो दूसरे भी उसको शेयर कर सकेंगे तो हमारा रिसोर्स कम रिसोर्सेज में हम अच्छे काम कर सकते हैं। एक दूसरे को आप अच्छा जानेंगे, कोहेजन जो आर्मी के बीच में सर्विसेज के बीच में वो बढ़ेगा। तो ये आपका फायदा है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। जीएस पेपर 3 जो है आपका, उसमें आप इस सिक्योरिटी में आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं अपने नोट में। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम रबर सैपलिंग प्लांटेड इन आसाम। तो ये जो आसाम में पहला जो है जीएम रबर जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है वो प्लांट किया गया आसाम में। ये टेलर मेड किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने पढ़ा होगा पहले भी। ये बेसिकली क्या कहता है, जीन को जो है किसी प्लांट के जीन में एक नया जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें मॉडिफाई करके लेबोरेटरी में। क्यों किया जाता है? क्योंकि क्या है कि उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हम डाल सके। बहुत बार कुछ प्लांट में से खामियां होती है, नेचुरल अगर प्लांट देखा जाए तो उसमें कुछ खामी हो सकती है, जैसे वो कुछ डिजीज से ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है, कुछ कीड़े से मकोड़ों से, या उसमें उतनी जो न्यूट्रिशन नहीं होता बहुत बार। तो वो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, साइंस के थ्रू हम उसके जीन में ही वो चीज़ों को डाल सकते हैं, जीन मॉडिफाई कर देंगे तो वो जो प्लांट बनेगा फिर बाद में उसमें हम और जो फैसिलिटी हमें चाहिए, जो हमें उसमें फीचर चाहिए वो हम डाल सकते हैं। ऐसा यहाँ भी किया गया है। रबर प्लांट पहला, वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है जो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए गए हैं। क्या किया गया मॉडिफिकेशन? तो इसमें एक नया जीन डाला गया है MnSOD, जिसका फुल फॉर्म है मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। ये आपका ना, ये इस जीन को इसके अंदर में रबर के प्लांट, नेचुरल रबर के अंदर में डाल दिया गया है। इससे क्या होगा, तो टाइड ओवर दी सीवियर कोल्ड कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर, तो वहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट में बहुत कोल्ड कंडीशन में प्लांट, जो रबर प्लांट, नेचुरल रबर प्लांट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो मान लीजिए मर जाता है, तो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसके कारण ये जीन होने से क्या होगा, ये जीवन रबर प्लांट जो है वो सीवियर कोल्ड भी होगा कंडीशन, तब भी उसमें ये अच्छे ग्रोथ दे पाएगा। ये केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको, ये प्लांट को डेवलप किया है। यहाँ पर प्लांटेशन किया गया है रबर बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा। यहाँ पे तो सरुगाती ऑफ द हाईवे ऑफ मेघालय कैपिटल शिलोंग। तो नेचुरल रबर क्या है, ये नेटिव ऑफ, ये नेचुरल रबर होता है वो जनरली वन ह्यूमिड अमेजन फॉरेस्ट में पाया जाता है और कोल्डर कंडीशन नॉर्थ ईस्ट में होती है उसके लिए सुटेबल नहीं। नेचुरल रबर की बात की जा रही है, इसीलिए इस जीन को इसका जेनेटिक चेंजेस किया गया ताकि कोल्ड कंडीशन में भी प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर पाए। रबर का प्लांटेशन इंडिया में कहाँ होता है, ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है आपका, तो जीएस में भी। तो मेजरली साउथ इंडिया में आप देखें यहाँ प्लांटेशन होता है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है इंडिया में। और कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा प्लांटेशन भी, उड़ीसा में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में भी, ज़्यादातर ये दो रीजन आपके हैं। नेक्स्ट आपका है हाउस पैनल फॉर स्टडी ऑन माल न्यूट्रिशन। तो ये जो पार्लियामेंट्री पैनल है आपका, पार्लियामेंट्री पैनल ऑन आपका, हाँ, ऑन एजुकेशन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ एंड स्पोर्ट्स, ये जो इसको हेड करते हैं अभी राज्यसभा एमपी विनय सहस्त्रबुद्धे, इन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ आपका जो वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनके ऑफिसर्स को कहा है कि आप जो है सर्वे कंडक्ट कीजिए कि पेंडेमिक का कितना इम्पैक्ट हुआ है आंगनबाड़ी सर्विसेज और माल न्यूट्रिशन लेवल ऑफ चिल्ड्रंस, इसको स्टडी किया जाए और इसका डेटा जो है दिया जाए और अकॉर्डिंगली जो मेजर आप लीजिए उसमें। मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई हमने ऑलरेडी एक पोषण ट्रैकर ऐप लॉन्च किया था कि मॉनिटर करने के लिए कि सर्विसेज जो है आंगनबाड़ी में कैसे जा रही है, नहीं जा रही है। तो इसको ट्रैक करने के लिए उन्होंने ऐप डाउनलोड किया, ऐप बनाया है, लेकिन अभी तक इसमें डेटा अपलोडिंग जो लेट स्टार्ट हुई है। इसको लेकर के इन्होंने झाड़ भी सुना बेसिकली पार्लियामेंट्री कमेटी से। और ये जो हमने देखा था थोड़ा दिन पहले, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो है स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, प्राइम मिनिस्टर ने, कि 10 लाख जो है रुपया जो है हम दिया जाएगा बच्चों को जिसके पेरेंट्स डेथ हो गई है, पेरेंट्स की, तो ऑर्फेनेड हो गए, तो उनको लिए ये स्कीम इन्होंने स्टार्ट की थी। अभी तक स्पेंडिंग इसमें स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि डेटा अभी इतना नहीं है। तो मेन इसका जो एम है आपका पार्लियामेंट्री पैनल को लेकर के मेरा है कि पार्लियामेंट्री पैनल्स क्या होती है, कमिटीज क्या होती है, इसको आप समझें। अलग अलग कमिटीज होती है, अलग अलग कंसल्टेटिव कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमिटीज होती है, एडहॉक कमेटी होती है। तो उसका हमारा डिटेल वीडियो है, 2-3 लेक्चर्स है, उसको आप जरूर देखें। हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, तो उस वीडियो को आप देखें। पार्लियामेंट्री कमेटी आपको अच्छे से समझ में आएगी कौन कौन कमेटी होती है, कितने मेंबर होते हैं, कितने राज्यसभा के मेंबर होते हैं, कितने लोकसभा के मेंबर होते हैं, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बहुत बार सवाल आते हैं आपको, तो उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एट यूएनएचआरसी, यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, ग्रेव कंसर्न्स रेज्ड ओवर जिंजियांग। ये जिंजियांग प्रोविंस है आपका चाइना की, जहाँ पर कि पहले भी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ पे जो उइगर्स मुस्लिम्स है
उसको एक तरह से ह्यूमन राइट उनका हैम्पर किया जा रहा है, ऐसा ऐसा चीज़ें जो है। तो कनाडा ने इसको रेज किया ह्यूमन राइट काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे कल, कि चाइना का जो एक्शन है जिनजियांग में, हांगकांग और तिब्बत में, तीनों एरिया में, वो सही नहीं है। जिनजियांग की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर उइघुर ऑटोनोमस रीजन जो है, यहाँ पर उइघुर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, जिसका कि एक तरह से बहुत बार न्यूज़ में भी आया कि उसको ऑपरेस कर रही है गवर्नमेंट, वहाँ की चाइनीज गवर्नमेंट, और उसको मतलब ह्यूमन राइट्स उनका हैम्पर हो रहा है। तो ये उइघुर मुस्लिम होते क्यों हैं? तो ये बेसिकली मुस्लिम माइनॉरिटी है, तुर्की इतने ग्रुप के हैं। तो इनका ओरिजिन अगर हम देखें तो सेंट्रल ईस्ट एशिया से ये ओरिजिन इनका हुआ है बेसिकली। इनका अपना लैंग्वेज है सिमिलर टू तुर्किश ग्रुप, तुर्की बेसिकली सिमिलर लैंग्वेज इनका, और इथनिकली क्लोज टू सेंट्रल एशियन रीजन से ये इनका एथनिसिटी जो कल्चर है वो यहाँ से मिलता जुलता है। तो ये वन ऑफ द 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी इन चाइना। चाइना ने जो माइनॉरिटी जो वहाँ पे अलग अलग, उसमें से एक ये भी है आपका उइघुर्स। इनका सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है ये आपका सेंट्रल एशियन कंट्री जो बगल में चाइना का पड़ता है, नेबरिंग कंट्री जो है उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ भी पाया जाता है। और क्योंकि हमने कहा सेंट्रल एशिया रीजन में इनकी ज़्यादातर ग्रुपिंग यहाँ पे होती है। जिंगजियांग की बात करें तो ये एक ऑटोनोमस रीजन है चाइना के अंदर में ही। इस लार्जेस्ट रीजन रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स में बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, और बॉर्डर कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर है। 8 और देशों में, 4 और देशों के साथ इसका बॉर्डर पड़ता है इस रीजन का। और यहाँ पे मुस्लिम ऑपरेशंस को लेकर के बहुत बार सवाल उठे भी हैं। और चाइना जो है इसको यहाँ पे करने के लिए, अगर हम देखें सीपीसी कॉरिडोर जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये यहाँ से ही गुजरता है। गवर्नमेंट का, चाइना की गवर्नमेंट का प्लान है कि यहाँ पे अगर हम कॉरिडोर बनाएंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे जो है ये टेररिज्म जो है यहाँ पे उइघुर मुस्लिम्स का जो वो है उसको हम कम कर सकेंगे। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये जिंगजियांग प्रोविंस है पूरा, इंडिया के साथ इसका बॉर्डर है चाइना के, सॉरी, जम्मू कश्मीर में। तो ये मैप की लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये रीजन है क्या, इसके लिए आपके लिए मैंने बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो आपका है, वाई चाइना टारगेटिंग क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो वहाँ पे चाइना में ने भी इस पर कुछ क्रैकडाउन शुरू किया है और ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, जिसके कारण इनका इंटरनेशनल प्राइस जो है काफ़ी गिर गया है। तो चाइना में ज़्यादा इसका क्यों होता है अभी तक क्रिप्टो करेंसी, उसका रीजन है बिटकॉइन माइनर्स प्ले सिमिलर रोल इन गोल्ड माइनर्स ब्रिंग न्यू बिटकॉइन टू सर्कुलेशन। तो क्रिप्टो माइनिंग जो होती है बेसिकली ऑपरेशन, ये एक अलग ऑपरेशन है, इसका हमने अलग से वीडियो में बताऊंगा आपको। तो उसको माइनिंग की जाती है बिटकॉइन को, तो एक सिमिलर गोल्ड माइनर की तरह है इसमें, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड माइनिंग है। इसमें क्या ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना होता है, और एक पजल को आपको सुलझाना है, एक तरह से जो ना कोडिंग है उसको अगर आप सुलझा लेंगे तो नया क्रिप्टो करेंसी जनरेट होगा, बिटकॉइन जनरेट होगा। कॉम्प्लेक्स और एनर्जी इंटेंसिव ये प्रोसेस होता है। एनर्जी इंटेंसिव मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत हो जाता होता है। तो चाइना में ज़्यादा क्यों हो रहा है यहाँ पर ये बिटकॉइन माइनिंग, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है। इसी कारण से चाइना में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा माइनिंग क्रिप्टो करेंसी की ज़्यादा होती है। पहले भी चाइना ने इसको इम्पोज किया है, अलग अलग देश कर रहे हैं। इंडिया की हम बात करें, इंडिया में भी रेगुलेशन लाने की कोशिश है, पार्लियामेंट में बिल लाने की भी कोशिश है। अभी तक यहाँ पे रेगुलेटेड नहीं है। आरबीआई ने 2018 में रेगुलेट करने की कोशिश की थी इसको, बट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस आरबीआई के सर्कुलर को हटा दिया। और अभी जो है क्रिप्टो करेंसी इंडिया में कहा जाए तो रेगुलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करने की कोशिश में है। तो ये माइनिंग कैसे होता है ये आप समझ लिया आपने कि चाइना क्यों इसमें ज़्यादा फेवर लो करते हैं। तो ये आपका डिटेल वीडियो है जो हमने ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड किया था ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के लिए नहीं है, इसका और भी एप्लीकेशन है जो इंडिया में यूज भी हो रहा है। ट्राई और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको यूज करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है ये। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है, क्रिप्टो करेंसी को भी हमने बताया, बिटकॉइन को भी। नेक्स्ट आपका है कैलरॉक जलान क्लियर फॉर टू रिस्टार्ट जेट। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जो जेट एयरवेज का अपना रिजोल्यूशन चल रहा था बैंक्रप्सी का, उसको एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया है प्लान को। रिजोल्यूशन प्लान क्या था बेसिकली, क्योंकि कंपनी डेप्थ हो गई थी काफ़ी, इस पर कर्जा हो गया था, तो बैंकों का बाकी जो लेनदारों का कर्जा हो गया था, तो इसको बंद करना पड़ा ऑपरेशन। और जो क्रेडिटर्स में जिन्होंने कर्जा दिया था उसके समक्ष जो है एक प्लान पेश किया गया कि भाई हाँ, हम आपका कर्जा इतने दिनों में ऐसे ऐसे करके चुका देंगे। ये होता है रिजोल्यूशन प्लान। तो सिंपल लेवल में बताने की कोशिश की है। रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है कि जो कंपनी हमारी बैंकरप्ट हो गई, बहुत कर्जा है, वो कर्ज नहीं चुका पा रही है, तो वो जब बैंकरप्सी के लिए उसको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी, बाकी जो जितनी भी कंपनी है या जो भी कुछ है, उनसे बोली मंगाई जाती है कि भाई आप इनका जो कर्जा मान लीजिए, इसका मान लीजिए 1,000 करोड़ का कर्जा है,
तो आप इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे? कुछ तो इसका एसेट्स भी ऑलरेडी है, कंपनी के पास एयरलाइन है और कुछ ऑफिसेज होगा, एसेट्स होगा, उससे कुछ पैसा आ जाएगा। बाकी पैसा जो आप कैसे चुकाएंगे? तो कुछ कंपनी, मान लीजिए दूसरी कंपनी हो सकता है इसमें इंटरेस्ट दिखाए कि ठीक है एयरलाइन सेक्टर है, तो उसी तरह से इन्होंने जो है कार्लो कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मुरारी लाल जलानी, इन्होंने अपना एक कंसोर्टियम बनाया और प्लान पेश किया कि भाई हाँ इस कंपनी को हम चलाएंगे और ऐसे ऐसे करके आपका हम कर्जा चुका देंगे। इस प्लान को जो है अप्रूव कर दिया एनसीएलटी ने और क्रेडिटर्स ने, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होती है जिनका पैसा फंसा हुआ है, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। अब आगे वाले देखने की बात होगी कैसे इस एयरलाइन को आप चलाते हैं और सक्सेसफुल रिजोल्यूशन हो पाता है। इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी कोड नया है इंडिया में, अगर बात की जाए तो 2016 में इसको लाया गया था, पहले ऐसा कोई नहीं था केस। काफ़ी इसके फायदे हुए हैं, इसको हमने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है कि क्या इसके फायदे हैं, क्यों ये जरूरी था। और इसके अंदर बहुत सारे एजेंसी इन्वॉल्व है, एनसीएलटी के तो हमने देखा ही, डीआरटी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, आईपीपीआई है, आपका इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज है, इन सबको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है पूरा डिटेल में। इस छोटा वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं, इसको आपको बैंक्रप्सी प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। और जैसा मैंने कहा कुछ प्लेलिस्ट में जो हमने हमारे वीडियोज है उसको आप जाकर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन को भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने वीडियो का लिंक दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।